फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जी क्या होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये सब आज हम जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते और इसके बारे में हम शुरू करते हैं कि क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और किस तरीके का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हम। तो मैंने पहले लिखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, स्टेट्स दैट। तो जी मैंने क्या लिखा है, ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। कि हम जितने भी एसेट को खरीदते हैं ना, अगर हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम परचेज प्राइस पे। जिस प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ, उसमें कुछ कॉस्ट है जो इंक्लूड होंगी। विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, और एक और मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। अब जी आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कह दी मैंने। बिल्कुल जी, एग्जाम्पल से समझते हैं हर बारी हम, इस बार भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल के बिना तो हम कोई चीज समझते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो जी, ये क्या कह रहा है कि जितने भी, मान लो सपोज आपने एक मशीन खरीदी, क्या खरीदी जी, मशीन। मशीन खरीदी 50 लाख रुपीज की। वो इतनी महंगी मशीन खरीदी। ठीक है, अब जी कंपनी है, कुछ उसने चीज बनानी होगी, उसके लिए क्या खरीदी, मशीन। ठीक है, अब मशीन खरीदी, मशीन बड़ी, बहुत बड़ी मशीन है, 50 लाख की मशीन, सोचो कितनी बड़ी होगी। ठीक है, अब एक तो ये क्या होगी, ये होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर आ गई ट्रांसपोर्टेशन। फिर आ गई ट्रांसपोर्टेशन। अब 50 लाख की मशीन आई है और मान लो दूसरे देश से लाया है बंदा, तो ये शिप में रख के आई होगी। ठीक है, अब शिप में आई होगी मशीन, तो इतनी पैसे लिए होंगे उन्होंने। मान लो जी ट्रांसपोर्टेशन लगी 5 लाख रुपीज। ठीक है, 5 लाख रुपए तो लाने का खर्चा लग गया मशीन को। ठीक है, और जी, और इंस्टॉलेशन। अब जी इतनी बड़ी मशीन आई है, पहली बार देखी है सबने, वहां पे भी किसी को इंस्टॉल करनी नहीं आती, तो ये जी इंस्टॉल करने के लिए काफी खर्चा हुआ उसमें, मतलब काफी ज्यादा और तरीके के सामान भी लगे। ठीक है, और काफी खर्चा हुआ इंस्टॉल करने में मशीन को। ठीक है, एक जगह पे लगा के पूरा, मतलब एक मान लो बंदा भी आया इंस्टॉल करने के लिए, कुछ आपने और भी लेबर वगैरह लगाई कि इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन में खर्चा हो गया मान लो 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो और उसके बाद एक और खर्चा हो गया। ठीक है, उसके बाद मेकिंग एसेट रेडी फॉर यूज। ठीक है, मेकिंग एसेट रेडी टू यूज। ठीक है, मान लो इसमें खर्चा हो गया 3 लाख रुपए का। ठीक है, ये कैसे, ये क्या होता है मेकिंग एसेट, कोई भी खर्चा। मान लो जी मशीन आई, न्यू मशीन है, बाहर के देश से आई है, पहली बार इंडिया में आई, किसी को चलानी नहीं आती, बाहर के देश से कोई बंदा बुलाया जो सिखा के जाएगा। ठीक है, कि इस मशीन को कैसे चलाना है, तो वो भी इसी में ही खर्चा आएगा। ठीक है, तो जी देखो, ये हो गया आपके टोटल 60 लाख रुपीज। ठीक है, तो जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि ये तो ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज प्राइस, ये इस प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है, प्लस ये भी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड करने हैं। सिर्फ इस पे करोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, ये सारे करने हैं। ये जितने भी प्राइस है, तो मशीन, अगर कोई पूछेगा मशीन कितने की पड़ी अकाउंटिंग की भाषा में, तो आप क्या बोलेंगे कि जी मेरे को मशीन पड़ी 60 लाख रुपीज की। 50 लाख नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मेरे को मशीन पड़ी है 60 लाख रुपीज की। एक एक कॉस्ट आपने गिनी है उसमें। ठीक है, लाए भी तो हो, उसको उसको लगवाया भी तो है, चलाना भी तो सीखा है, तो वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे खर्चे मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। तो मशीन कितने की पड़ी है हमारे को, 60 लाख रुपीज की। बस ये कॉन्सेप्ट कहता है। बाकी इसके बारे में कुछ फालतू बातें वो हम पढ़ लेते हैं और आगे बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगली बात लिखता हूं मैं। अब जी अगली बात क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इन नेचर कैसे है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब ये पेपर में आएगा ना, ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको ऐसे लिखना है, कॉमा कॉमा एंड। ठीक है, तो इस तरीके से लिखे इंक्लूड को, ये तो मैंने ऐसे बना दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज द परचेज वैल्यू डज नॉट चेंज आफ्टर एवरी ईयर। परचेज वैल्यू हर साल के बाद चेंज नहीं होती है, वही परचेज वैल्यू रहती है। ठीक है, तो जी बिल्कुल, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि ये समझाया नहीं मैंने अच्छे से,
जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ इसको आपको। देखो ना, जैसे अगर 60 लाख की मशीन ली है, तो वो अगर अगले साल भी 60 लाख की, मान लो उस मशीन की वैल्यू बढ़ गई, वो मशीन की डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि अब वो 1 करोड़ की मशीन है, लेकिन आपकी बुक्स में कितनी रहेगी? 60 लाख की। आपकी बुक्स में कितनी रहेगी? हमेशा 60 लाख की ही शो होते रहेगी वो, क्योंकि ये क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर। परचेजिस प्राइस पे नोट कर लिया, बस उसी प्राइस पे ही रहेगा। ठीक है, अब जी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं आपको हम। अब ये जो हिस्टोरिकल नेचर है ना, कि जी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ओ सॉरी एडवांटेजेस, और फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बता दूंगा लिमिटेशन, जिसको बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो जी पढ़ते हैं। ठीक है, अब तो जी क्या लिखा है मैंने लिखा है अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब देखो जी, इतना सारा लिख दिया मैंने, ये मैंने लिखा है एडवांटेज। ये क्या है? एडवांटेज। हिस्टोरिकल कॉस्ट का एडवांटेज देखो, ब्रिंग इन ऑब्जेक्टिविटी एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी इजिली वेरीफाइड फ्रॉम परचेज डॉक्यूमेंट। 60 लाख की हमने बोला मशीन है, हमारे पास सारे बिल्स होंगे। 5 लाख का बिल पड़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन का, 2 लाख का इंस्टॉलेशन का बिल होगा, 3 लाख का इसका होगा, 50 लाख का मशीनरी का बिल होगा। जब किसी ने बोला कि ये 60 लाख की कैसे है, तो जी हम उसको बिल दिखाएंगे और बोलेंगे ये लो जी, ये 60 लाख की है। सिंपल। कोई फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट दिखाओ और जी बिल्कुल वैल्यू वही है जो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई डॉक्यूमेंट होगा। अगर हम मार्केट वैल्यू बेसिस से चले, मार्केट वैल्यू बेसिस होता है कि जैसे जैसे मशीन का प्राइस मार्केट में चेंज होता रहेगा, हम उस वैल्यू पे हर साल उसको चेंज करते रहेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? उसका देखो, ऑन दी अदर हैंड मार्केट वैल्यू बेसिस, ऑन दी अदर हैंड मार्केट वैल्यू बेसिस इज नॉट रिलायबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कंपैरिजन बिकम मोर डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखो जी कि जो क्या है, मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू बेसिस इज नॉट रिलायबल, इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी टाइम टू टाइम, और कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। चलो मान लो वेरीफाई भी नहीं करना, लेकिन कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा ना। पिछले साल वही 50 लाख की दिख रही थी, इस साल 1 करोड़ की दिख रही है, अगले साल 1.5 करोड़ की दिखेगी। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपेयर करना। हम तो बोलेंगे बिजनेस अच्छा चल रहा है, जबकि चल क्या रही है? मशीनरी। तो बड़ मशीनरी के रेट बढ़ रहे हैं, बिजनेस थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो इससे मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है अगर मार्केट वैल्यू बेसिस से चलेंगे। तो जी ये मैंने आपको बता दी हिस्टोरिकल कॉस्ट के एडवांटेज की मार्केट वैल्यू से वो कैसे कभी कभार अच्छा होता है, लेकिन अब उसके कुछ लिमिटेशन भी है। हम लिमिटेशन पढ़ते हैं, बस लास्ट पॉइंट है और ये खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन लिख देता हूं मैं। तो ये लिमिटेशन लिख दिया मैंने। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इज दैट इट डज नॉट शो ट्रू वर्थ ऑफ बिजनेस। इट डज नॉट शो ट्रू वर्थ ऑफ बिजनेस। मान लो, चलो मशीन को छोड़ते हैं, मशीन से बाहर निकलते हैं, नए एग्जांपल पे आते हैं हम। हमने ले लिया लैंड। क्या ले लिया? एक लैंड। लैंड लिया हमने, सपोज 1 करोड़ का। ठीक है, अब आपको पता है लैंड की वैल्यूज कैसे बढ़ती हैं। हर साल महंगाई बढ़ रही है, जमीनों के रेट बढ़ी जा रहे हैं। अब वो लैंड हो चुका है आके 15 करोड़ का, इतना बड़ा फर्क। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने का है वो? 1 करोड़ का। तो जी कोई अगर देखेगा तो वो क्या बोलेगा? बिजनेस की वैल्यू कितने में नापेगा कि जी 1 करोड़ की तो लैंड ही है इसके पास, सिर्फ 1 करोड़ की, ऐसे बोलेगा वो, कोई मान लो बड़ा बंदा होगा। लेकिन असल में कितने की है? 15 करोड़ की। तो ये क्या हो गया? एक बहुत बड़ा लिमिटेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है किसी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो जी 15 करोड़, 15 करोड़ उसकी वैल्यू है, और उसमें कितना है? 1 करोड़। फर्क देख रहे हो कितना है? ऐसे बहुत बड़े बड़े फर्क होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो जी ये क्या है? एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत बड़ी लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट की। ठीक है, तो हम पर करते हैं अकाउंट्स में किससे? सारा हिस्टोरिकल कॉस्ट से ही। ठीक है, तो जी बिल्कुल, लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस दैट इट डज नॉट शो द ट्रू वर्थ ऑफ बिजनेस मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। देखो जी, हिडन प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना। 1 करोड़ से 15 करोड़ की होगी यार वो मशीनरी, किसी को पता ही नहीं लगा। ठीक है, किसी को पता ही नहीं लगा, और वो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन बिजनेस में पता ही नहीं लग रहा, अकाउंट्स में पता ही नहीं लग रहा कि वो इतना मुनाफा कमा चुकी है कंपनी इस टाइम, बातों बातों में ही। ठीक है, तो बस इतना ही था कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। ऐसा कुछ ज्यादा खास मतलब मुश्किल कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो यही वाला है। बाकी हमने पढ़ा कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल इन नेचर है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट के फायदे पढ़े हमने, एडवांटेजेस, और ये पढ़े हमने डिसएडवांटेजेस। इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, बाय बाय। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, मेल करें।
ठीक है। और नोट्स के सब नोट्स के जो मतलब ये जितने भी नोट्स हैं इनके लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हो जाके आप। ठीक है, बाय, टेक केयर।